बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। लड़ाई बढ़ गई है, वो तो चंद साहब ने कहा था ना कि गल वध गई है, तो गल बहुत ज़्यादा वध गई है और अब लड़ाई दू बदू होने वाली है। आमने सामने आने वाले हैं और आने वाले फ्रीकैन हैं सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत पाकिस्तान, बल्कि यूँ कहिए कि हुकूमती इत्तेहाद, सियासी जमातों का जो इत्तेहाद है वो सामने है। फैसले रात भी बड़े हुए हैं, जिसमें काबीना का इजलास था उसमें बड़ा फैसला हुआ है और उससे बड़ा फैसला अभी कुछ देर में आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। और वो फैसला आने के बाद क्या होगा, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या मार्शल लॉ लग जाएगा या इमरजेंसी लगेगी, या हुकूमत जजेस के खिलाफ, चीफ जस्टिस समेत जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेज देगी, या फिर आज सुप्रीम कोर्ट पर एक मरतबा फिर हमला हो जाएगा। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, क्या क्या होगा, किसके साथ होगा, कैसे होगा, और क्या हमारा मुल्क किसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा या मज़ीद इंतशार बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अदलिया भी डिवाइड है, खतूत लिखे जा रहे हैं, रजिस्ट्रार की छुट्टी कराने का फैसला हो गया है अदालत ही की तरफ से, लेकिन वो उस फैसले को कैसे आज रोका जाएगा, क्या होगा, ये सारा पॉलिटिकल और अदालती जो है, बल्कि जुडिशल पॉलिटिकल एक स्टोरी के अलावा एक स्टोरी और है, और वो है जनरल फैज़ हमीद साहब की, कि फैज़ हमीद साहब के फ़यूज़ व बरक़ात कैसे जारी रहे और वो क्या क्या गुल खिला रहे थे। और उस ये स्टोरी लिंक हो रही है वो डाटा से जो चोरी हुआ, जनरल आसिम मुनीर की बेगम का डाटा नादरा से जो चोरी हुआ, उसमें मज़ीद स्टोरी है कि फैज़ साहब के कमालात क्या क्या हैं, कैसे ड्यूल नेशनल लोगों को अहम सीटों पर पहुंचाया गया है और क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होता रहा है, ये सारा। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, कल फैसला उन्होंने महफूज कर लिया। पार्टियां शोर मचाती रह गईं कि सर हमें भी सुन लें, हमें भी सुन लें, लेकिन नहीं सुना गया। उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको तो साफ ही जवाब दे दिया। जज साहब ने कहा कि आपने तो बाइकआउट कर दिया है। उन्होंने कहा हजूर हमने बाइकआउट नहीं किया, हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे वकालतनामे जमा। कहा नहीं नहीं नहीं, आप जाएँ अपनी पार्टियों से मशवरा करके राइटिंग में दें कि आपने बाइकआउट नहीं किया है। और इस बाइकआउट की वजह अदालत में बताई गई कि ख़बरों में आ रहा है, सारे मीडिया पे चल रहा है। तो उन्हें बताया गया कि सरकार मीडिया पर तो आप पर जो एतराज़ात हैं वो भी चल रहे हैं, उसके बारे में क्या बात है, वो भी नहीं हुआ, उस पर कोई बात नहीं। इरफान कादिर साहब को भी बहुत कम मौका मिला बोलने का, और जो दीगर पार्टियां थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके वकला को तो इजाज़त ही नहीं मिली बेचारों को कि वो भी आकर बात करते। हाँ, इस दौरान में असद उमर साहब को बुलाकर सुन लिया गया। खैर बहरहाल अदालत की मर्ज़ी है, अदालत के फ़ैसले हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। अदालत ने ये भी बताया कि सिक्योरिटी के लिए अगर फ़ौज अवेलेबल नहीं है तो जो रिवायती तौर पे बड़ी फ़ौज के अफसरान और जवान ये काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप नेवी के या एयरफोर्स के लोगों को बुला लें। अच्छा, वैसे आइडियाज़ कमाल के आते हैं, हमारी अदालतें माशाल्लाह ऐसे ऐसे आइडियाज़ देती हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन आइडियाज़ पर अमल करें तो हमारा मुल्क ज़रूर तरक्की कर सकता है। और उन्होंने तरक्याती बजट और गैर तरक्याती बजट और इन सब चीज़ों को भी डिस्कस किया कि क्या क्या किया जा सकता है। वहाँ पर प्रपोजल ये भी आई कि रिटायर्ड फ़ौजियों को बुला लिया जाए। अच्छा, रिटायर्ड फ़ौजी तो फिर बड़े बड़े भी मौजूद हैं, जनरल फैज़ साहब भी मौजूद हैं, उनकी सरबराही में रिटायर्ड फ़ौजियों की कोई एक प्लाटून या ब्रिगेड या एक अलग से वो छोटी सी आर्मी बना दी जाए, क्या हो सकता है। खान साहब के भी काम आएगी, खान साहब भी तो टाइगर फोर्स बनाने के चक्करों में थे। तो अब अदालत में भी ये प्रपोज़ल डिस्कस हुई है पीटीआई के वकील की तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई, और करते कराते फाइनली जज साहब ने कहा नहीं जी बस हम, अच्छा उन्होंने वो फुल कोर्ट वाला कहा आपने रिजेक्ट नहीं किया, बाद में देखेंगे, लेकिन फैसला कंप्लीट कर लिया। अच्छा, बाद में पता नहीं कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे। और जस्टिस फाइज ईसा साहब वाली बातों का भी जिक्र होता रहा, बहुत सारी चीज़ें चलती रही, और फाइनली उन्होंने फैसला महफूज करके उन्होंने कहा कि कल सुना देंगे हम। उसका टाइम नहीं बताया, लेकिन जो कल उन्होंने कहा था वो आज वो फैसला सुना दिया जाएगा। और वो फैसला क्या आएगा, वो फैसला यही आना है कि इलेक्शन हो जाए। उसमें कोर्ट ये हो रहा है कि इरफान कादिर साहब ने कहा कि हजूर आपने डेट ही देनी है तो बस दे दें, बाकी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो कहा नहीं मैं डेट तो नहीं दे रहा। अच्छा, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक, मैंने पहले भी शायद आपसे जिक्र किया था कि शायद जुलाई की कोई डेट दे दें, उसमें मुमकिन तौर पर वो एक और स्टेप आगे जाएंगे कि बजट आ रहा है वो पेश कर लिया जाए। अच्छा, पता नहीं क्यों पॉलिटिकल चीज़ों पे अदालतों का क्यों इतना वो तवज्जो होती है। अभी ये फैसला चूँकि आया नहीं है, लेकिन रिमार्क्स में चलता रहा कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए, बातचीत करें। अच्छा, अपने जो 15-17 टोटल जजेस होते हैं, वो 15 जो मौजूद हैं वो उनमें डायलॉग नहीं होता।
वो आपस में बातचीत नहीं कर सकते, वो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ पे अदालत के अंदर बैठे हुए जज को बात करने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, वहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया जा रहा है कि उन्हें डायलॉग करने चाहिए, कैसे होना चाहिए। वैसे तो हमने पहले भी रिमार्क सुने कि अदालत जो है वो सियासी जमातों में जमहूरी रिवायात को परवान चढ़ाएंगी। तो खैर हमारी अदालतें तो ऐसे भी रिमार्क्स देती रही हैं, तो ये कमाल होता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद ने भी बड़े बड़े फैसले कर लिए हैं। कल काबीना का इजलास था और उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो फैसला किया गया है, और वो फैसला ये हुआ कि रजिस्ट्रार की तो छुट्टी करा दी जाए। उसके लिए वजह यह बनी है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्कुलर इशू किया था जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर, उस पर उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया। उन्होंने लेटर लिखा है असल में तो हुकूमत को, तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को, उन सबको ख़त लिखा है कि इनकी छुट्टी करा दी जाए, इनको तब्दील कर दिया जाए। तो वो हुकूमत ने फैसला किया कि हाँ जी, इनको फौरी तौर पे तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन उस पर ज़ाहिर अब अदालत की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब उस फैसले को ऑन कर रहे हैं, वो उसकी ऑनरशिप ले रहे हैं, तो उस पर अब उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। ये तो अनाउंस्ड फैसला था, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद ने, बल्कि नून लीग ने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है कि वो अपने वकला के साथ अच्छी तादाद में, मतलब हर टिकट होल्डर अगर 5-5, 10-10, वैसे तो 10 से 15 लोगों का कहा जा रहा है कि उनको वहाँ पर लेकर आए अदालत में। अगर वो वहाँ पर आ जाते हैं, इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं, तो एक तो वही प्रेशराइज करने वाला टैक्टिक्स हैं जो कि इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब इतने सारे लोग जमा होंगे अगर, तो खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। हम जस्टिस सज्जाद शाह वाली अदालत का वाक़या हमें याद है, तो ऐसी चीज़ें नहीं दोहराई जानी चाहिए। अदालतें जो भी अमल कर रही हैं उसका कानूनी तरीका, जैसे प्लेटफॉर्म है उस पर पार्लियामेंट में बात हो रही है, रेफरेंसेस भेजने की ऑप्शन मौजूद है, जो वो सारी चीज़ें वो करनी चाहिए। अच्छा, उसमें रेफरेंस की भी बात हो रही है। हुकूमत ने ऐलान तो नहीं किया कल रात तक, लेकिन कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि रेफरेंस की भी तैयारी हो रही है। अगर आज फैसला जो एक्सपेक्टेड है वो आ जाता है, तो फिर रेफरेंस भी तैयार होगा चीफ जस्टिस साहब और बाकी दोनों जो जजेस हैं उनके खिलाफ भी। और जस्टिस फाइज ईसा ने तो ख़त लिख दिया है कि जो रेफरेंस मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ ऑलरेडी मौजूद है, उस पर समाअत करें जनाब, उसको सुनकर फैसला करें, या अगर वो गिल्टी हैं तो उन्हें सज़ा दें, और अगर वो मासूम हैं, मतलब अगर वो उन्होंने कोई ख़ता नहीं की हुई है इस हवाले से, उन पर इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद हैं, गलत हैं, तो फिर उनकी इग्नोरेंस, उनकी बेगुनाही का ऐलान करें, ताकि उनकी जो बदनामी हो रही है वो ना हो। ये बात उन्होंने कर दी है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने और ही एक ज़्यादा मुश्किल बात की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि अगर 3 जजेस का फैसला आ जाता है तो फिर इमरजेंसी भी लग सकती है और माशाल्लाह का भी ख़तरा है। तो हालात अच्छे नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी ख़राब चीज़ें इकट्ठी साथ साथ सामने आ रही हैं। वैसे तो जज साहब ने भी बता दिया था कि इलेक्शन पोस्टपोन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इमरजेंसी लगाना। तो मतलब ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। चीज़ें कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे तो इमरजेंसी भी अगर लगी, खुदा ना खास्ता नहीं लगनी चाहिए, तो वो भी आइन में प्रोविज़न मौजूद है, उसी के अंडर लगेगी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की मुअत्तली के साथ इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये जो अदालतें ठकाठक इस तरह मिनटों में, चुटकियों में उनके दर्जनों केसेस में ज़मानतें दे देती हैं, उनके फैसले कर देती हैं, फिर ये नहीं हो सकेंगे। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अयाशियाँ जो पहले ही हुकूमतें तोड़कर पंजाब और केपी की, वो अपनी बहुत सी अयाशियों से हाथ धो बैठे हैं, ये वाली अयाशी भी जो है ये ख़त्म हो जाएगी उनकी। तो ये देखते हैं कि आज फैसला क्या आता है। बहुत थोड़ी सी उम्मीद है कि वो कोई ऐसा रास्ता निकालें कि उसमें हुकूमत पर और इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें कि वो दोबारा से रिव्यू करें, देखें और कोई फ़ैसला करें कि क्या मुनासिब तारीख बनती है। या साथ ही हो जाए फैसले में ये भी आ सकता है कि अच्छा जी इसको फुल कोर्ट की तरफ ले जाते हैं, वहाँ पर कोई फैसला, आज का फैसला ये हो जाए कि मतलब आज जो अनाउंस होना है फैसला कल की हेयरिंग के मुताबिक, वो अगर ये हो जाए कि अच्छा जी हम इसको फुल कोर्ट में ले जाते हैं, तो ये 2 सूरतें तो ऐसी हैं जिसमें तसादुम का ख़तरा टल जाता है। अदरवाइज़ चीफ जस्टिस साहब जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से वो हुकूमती इत्तेहाद के लोगों को सुनने को तैयार नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने माइंड बनाया हुआ है पहले से कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है, अगर उसी तरह से फ़ैसला आता है और वही 3 जजेस करते हैं जो बड़े बदनाम हो चुके हैं मीडिया में अपने हम ख्याल
जजेस के नाम के तौर पर, और बाजवा साहब ने ख़ास तौर पर उन्हें मज़ीद बदनाम कर दिया। उनके इंटरव्यू में जब जिक्र हुआ कि जजेस ए अपनी बेगमात और बच्चों से डरते हैं, और बी ये है कि चीफ जस्टिस साहब जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाजुल एहसन से ब्लैकमेल होते हैं, मतलब ये दोनों मिलकर उन्हें कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ें बदनामी का बाइस बन रही हैं, और अदालत को भी सोचना चाहिए अपने रवैये पर, अपनी चीज़ों पे। बात तो सिंपल सी है कि कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। फैसला आइन और कानून के मुताबिक अगर हो जाए, अगर उसमें ये चीज़ें शामिल ना हों कि बैठकर डायलॉग करें, सियासी दर्जा हरारत को कम करें और फ़लाँ चीज़ ले आएँ, और बजट इतने 100 अरब तो फ़लाँ जगह इस्तेमाल हो रहा है उसको कट कर लें, और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक एक सवाल उठा, उसका जवाब दे दें। अच्छा, जस्टिस फाइज ईसा वाले फैसले पर उन्हें ऑब्जेक्शन है कि केस कुछ और था तो आपने फैसला कुछ और कर दिया। तो यहाँ भी तो अदालत में वही कुछ हो रहा है कि केस कुछ और होता है, 63A की डेफिनेशन होनी होती है और फैसला कुछ और आ जाता है, एक नया कट्टा खुल जाता है। तो जब तक चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक चलनी शुरू नहीं होंगी, खराबियाँ ही खराबियाँ रहेंगी। और ये जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी है, धमकी आमेज़ बात उन्होंने की है, खुदा न खास्ता अगर इस तरह हो जाता है तो शायद हमारे लिए हालात और मुश्किल हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को और तमाम इदारों को इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, उन्हें सोचना चाहिए कि हमें एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। हालात ठीक होंगे, आप फैसला कर दें। मैं कहता हूँ आप इलेक्शन का फैसला कर दें, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक चलें। मतलब इसमें क्या हर्ज है कि अगर फुल कोर्ट बैठ जाती है, अगर 15 जजेस बैठ जाते हैं, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि जजेस किस बेस पर फ्लैटली इनकार कर सकते हैं कि नहीं इलेक्शन नहीं कराने। नहीं हो सकती ये बात। कोई भी शख्स इस बात की हिमायत नहीं कर सकता कि इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन होने हैं। हाँ, उसके लिए कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस को देखा जा सकता है, उसके लिए टाइम कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत किया जा सकता है, जो अदालत पहले फैसला भी दे चुकी है। लेकिन नहीं वाली बात कोई नहीं करेगा। तो ज़रा हिम्मत करें, सबको साथ लेके चलें। जैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में कह रहे हैं, इसी तरह अदालत में भी होना चाहिए, या फिर आइन और कानून के मुताबिक चलते हुए फैसला, चाहे खुद ही अकेले दे दें, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक दे दें। पोलिटिसाइज होगा जब उसमें पॉलिटिकल इंटेंशन नजर आएगी तो फिर खराबियाँ बढ़ेंगी। और ख़राबियाँ तो बहुत से लोग करते रहे हैं। उनमें एक मोहतरम हमारे फैज़ हमीद साहब का नाम बड़ा लिया जाता है। मैंने जब बाजवा साहब का जिक्र किया कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये जजेस के बारे में कहा था, तो कमालात सिर्फ फैज़ साहब ही नहीं कर रहे थे, वो बाजवा साहब नहीं कर रहे थे, फैज़ साहब ने भी बहुत से कमालात किए हैं। आपने एजाज सैयद साहब वाली स्टोरी 2 दिन पहले से चल रही है, मैंने भी आपसे जिक्र किया कि आर्मी चीफ की अहलिया का आईडी कार्ड निकलवाया गया, उनका नंबर और उनका फिर ट्रेस किया गया, उनका पासपोर्ट, और फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ट्रेस की गई कि वो ईरान कितनी मरतबा गए हैं, और उनको शिया साबित करने के लिए जो कोशिश हो रही थी। एजाज सैयद साहब का दावा यह है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो 2 बड़े नाम सामने आए हैं वो जनरल फैज़ हमीद और जनरल अज़हर अब्बास के थे। तो देखें उस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फैज़ हमीद साहब के सिर्फ यही कारनामे नहीं थे, वहाँ पे जो लोग थे बड़े नीचे वाले लेवल से लेकर, और जिन्होंने इंक्वायरी की, ब्रिगेडियर साहब का जिनका नाम आता है, उन समेत सारे ही फिर निकलते हैं कि जी फैज़ साहब से कोई ना कोई ताल्लुक़ निकल आता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है, जो मैं इजाफी बात आपसे करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो इस वक्त चेयरमैन नादरा हैं, अगरचे वो इससे पहले भी एक टर्म अपनी गुजार चुके हैं बतौर चेयरमैन नादरा, लेकिन ज़राए के मुताबिक उनकी ये वाली अपॉइंटमेंट जो है, मौजूदा अपॉइंटमेंट, इसमें फैज़ हमीद साहब का किरदार था। वो एक बोर्ड बनता है जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और इस तरह से लोग होते हैं, प्रॉब्ली इंटीरियर के भी लोग होते हैं। तो वो सारे मिलकर उसका इंटरव्यू और वो सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट करते हैं। तो इनिशियल रिपोर्ट्स में तारिक मलिक साहब का 4था नंबर था। अब वो कैसे मैनेज हुआ, किस तरह उनको नंबर 1 पे ला के अपॉइंट किया गया, ये भी तो किसी का फैज़ है। आप समझ गए ना, फैज़ साहब का कमाल, सिंपली फैज़ साहब का कमाल। अच्छा, और ये वही तारिक मलिक साहब हैं जो ड्यूल नेशनल भी हैं, उनके बारे में ये केस इवन रजिस्टर हुआ और 2019 में वो डिस्पोज ऑफ हुआ, लटकता लटकता। पहले तो लटकता रहा ना, हमारे आपको पता है फैसला ही नहीं होता। और फिर जब फैसले की बारी आई तो 2019 में एक जज से इस्लामाबाद में उनके ज़रिए ये फैसला आया कि उन्होंने छुपाया नहीं है, उन्होंने अपना नाइकॉप शो किया हुआ था। तो नाइकॉप शो करने का मतलब यह है कि बता रहे थे कि मैं ड्यूल नेशनल हूँ, तो आपने फिर भी रखा हुआ था, तो इसका मतलब उन पर अपनी नेशनैलिटी छुपाने का कोई इल्ज़ाम नहीं हो सकता, इसलिए उनको बरी कर दिया गया। और वो साहब फिर दोबारा से चेयरमैन नादरा बन गए हैं। जो तारिक मलिक साहब से ऊपर थे लोग, इनिशियल टेस्ट और इंटरव्यू जो भी होता है, एक इंटरव्यू
जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन कमेटी का, उसमें उनमें उस्मान मुबीन साहब, जो इससे पहले भी वो भी चेयरमैन नादरा रह चुके थे और वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी रहे थे। अच्छा, नादरा की जो कई प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में उनका बड़ा अहम रोल था। वैसे तो तारिक मलिक साहब भी बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं, वो यूएन के लिए और वर्ल्ड बैंक के लिए काम कर चुके हैं। पाकिस्तान में भी वो जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग थे, 100 लोग जो डिजिटलाइजेशन में आइडेंटिटी के हवाले से काम करने वाले लोग थे, उसमें वो शामिल रहे। कॉम्पिटेंसी में उनके कोई शक नहीं है, लेकिन इस मरतबा सिलेक्शन में उनका नंबर चौथा था और वो ड्यूल नेशनल भी हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि हम बहुत सी जगहों पर, और सुप्रीम कोर्ट का प्रॉब्ली एक फ़ैसला भी मौजूद है अदालत का, कि जो की पोस्ट हैं उन पर ड्यूल नेशनल्स के हवाले से शायद कंसिडर करने के लिए हिदायत मिली हुई हैं। तो मुझे चूँकि सही याद नहीं इसलिए मैं उसको एग्जैक्ट नहीं आपको बता सकता, लेकिन इस किस्म का कोई फ़ैसला मौजूद है। नादरा का चेयरमैन, मतलब हमारा टोटल जो डाटा है हमारे मुल्क का, लोगों का, उस इदारे का चेयरमैन जो है वो ड्यूल नेशनल। अच्छा, और वो केस भी चल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हुआ है, और फिर उनकी सिफारिश आएगी जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से। हाँ, मैं बता रहा था उस्मान मुबीन भी उनसे ऊपर थे, और एक हमारे फॉर्मर डीजी नैब थे, चेयरमैन नैब थे शायद, ब्रिगेडियर मुनीर समथिंग, उनके साहबजादे भी थे, वो भी इनसे ऊपर थे पोजीशन में, बल्कि शायद वो नंबर 1 पे थे। लेकिन जब फैज़ मिलना शुरू हो जाए किसी को तो फिर सारी रुकावटें गिर जाती हैं। फिर तो वो आप समझें कि नहीं, ये रूहानी फैज़ था, आप ये समझ लें कि ये रूहानी फैज़ था। फैज़ साहब का जो फैज़ था वो रूहानी फैज़ था, और जो जिसको हासिल हो गया उसकी फिर नैया तर गई, वो फिर आगे निकल जाता था। इमरान खान साहब आपके सामने हैं, जब फैज़ साहब का फैज़ शुरू हुआ तब वो आगे आए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने। उससे पहले तो पता नहीं कब से, 2000 से और उससे भी पहले से कोशिशें हो रही थी। 2014 में तो भरपूर कोशिश की गई, लेकिन टाइम लगता है चीज़ों में। बहरहाल, तो अब उस पर भी अभी इंक्वायरी चलेगी, चीज़ें आगे जाएंगी, देखते हैं क्या होते हैं। फैज़ साहब का कमाल ये था कि उन्होंने माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, हर जगह पे काम किया। एक बंदा, वो जो खान साहब कहते हैं ना, वो कौन था असल में, वो फैज़ था, जिसने हर इदारे में, अब जब हम ढूंढने निकलते हैं, चीज़ें ठीक करने के लिए चलते हैं, तो पता चलता है हर जगह पर फैज़ ही फैज़ है। वो जो फैसला हुआ था, पता नहीं वो भी कोई फैज़ ही पहुंचा होगा, हो सकता है किसी को, ये भी तो हो सकता है ना। ये जो रजिस्ट्रार साहब अब आए थे, अभी जिनकी तब्दीली की बात हो रही है, ये अदालती एहलकार तो नहीं है, मतलब ये कोई अदालती शख्सियत नहीं है, ये सिविल सर्विसेज से आए हुए हैं। तो ये भी आए हैं, मुमकिन है इनका भी कल को कुछ हमें पता चले कि किसके फैज़ से यहाँ तक पहुँचे थे। अभी तो नहीं बात खुल रही, जैसे इमरान खान साहब फारिग होने के बाद बताते हैं ना कि कहाँ कहाँ चेयरमैन नैब हमने किसके कहने पे लगाया, और चेयरमैन वो जो था इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसके कहने पे लगाया। तो इसी तरह ये भी बातें खुलेंगी। फैज़ साहब के कमालात आज भी नज़र आ रहे हैं, जारी हैं। इतने बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, या इवन अनर्थ भी नहीं हो रहा है, खुल भी नहीं रहा है, सामने आ रहा है, काम हो रहा है, टाइम लगेगा। अप्रैल का महीना बड़ा अहम है, मैंने कल भी आपसे बात की थी, कई चीज़ें होनी हैं, और उनके बाद शायद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं। लेकिन आज का हंगामा खेज दिन मौजूद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, क्या हंगामा होगा, लोग कितने आ जाएंगे, और हुकूमत क्या फैसला करेगी, इमरजेंसी या मार्शल लॉ या फिर रेफरेंस। इंतज़ार करें, आज के दिन में कई फैसले हमारे सामने आएंगे। अल्लाह करे वो सारे फैसले ऐसे हों जो हमारे लिए, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए हों। शुक्रिया।